Hello and welcome my friends, buddies and viewers to our refined version 2.0 of physics class 12th. So earlier हमने chapter 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को कवर किया था। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 5 का आता है, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सो मैटर में यानी कि जो सॉलिड स्टेट है हमारी, या लिक्विड स्टेट है या गैसियस स्टेट है, वहां पर मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिज्म कैसे और किस तरह प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। चैप्टर नंबर 5 को हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। स्टार्टिंग करेंगे हम बेसिक प्रॉपर्टीज से। जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कौन सी प्रॉपर्टीज जो मैग्नेटिज्म की करेक्टरिस्टिक्स शो करता है। तो मैग्नेटिज्म जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेटाइज्ड है यानी कि अगर वो अट्रैक्ट करता है किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को या फिर रिपेल करता है किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को, तो वो मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट है। एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये क्या होती है, अगर हम किसी भी मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट के अराउंड आयरन फिलिंग्स की कोई स्प्रिंकल करते हैं, आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दें, तो वो कुछ कोसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो जाएंगी, एंड दैट कोसेंट्रिक सर्कल्स इज नन अदर देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कोसेंट्रिक सर्कल में अरेंज हो जाएंगे और वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, बट दे आर इमेजिनरी। किसी भी मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट में हमें जनरली सीन करने को नहीं मिलेंगी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बट हम एक कॉन्सेप्ट में इमेजिन कर सकते हैं कि वो कोसेंट्रिक सर्कल्स में अपने आप को अरेंज करती हैं, यानी कि नॉर्थ से चलती हैं और साउथ तक ज्वाइन होती हैं, एक लूप बनाती हैं। तो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जो है, मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि एक फील्ड फोर्स है, यानी कि अगर उसके एरिया में कोई आएगा तो ही वो फोर्स लगाएगा, अगर उसके एरिया के बाहर है तो वो फोर्स नहीं लगाएगा। डायरेक्शनल है, किसी एक डायरेक्शन में ही होगी फोर्स जो लग रही है। बाईपोलर ही होगा कोई मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट की, एक मोनोपोलर नहीं होगा, सिंगल पोलर नहीं होगा, कि अगर एक नॉर्थ पोल की सिंगल मैग्नेट आपको नहीं मिलेगी, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल जरूर होगा, दो पोल्स होंगे, एक अट्रैक्ट करेगा अपने सेम वाले को या फिर रिपेल करेगा अपने सेम वाले को। तो नॉर्थ और साउथ हर मैग्नेट में मिलेंगे, मोनोपोलर कोई भी मैग्नेट नहीं होगी। सेम पोल जो है वो रिपेल करेंगे और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इमेजिनरी होती हैं, कॉन्टिन्यूस होती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन हमें पता करनी है तो किसी भी एक लाइन पर, किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और टेंजेंट हमें डायरेक्शन का पता बता देगा। अब जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि इंटरसेक्ट अगर कर गई तो उसकी डबल डायरेक्शन हो जाएगी और एक चीज के दो डायरेक्शन कभी नहीं हो सकती। एक चीज जो जा रही है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। डेंसिटी क्या बताती है, डेंसिटी अगर किसी भी एरिया में डेंसिटी ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो ये बताती है कि उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, यानी कि वो अच्छा मैग्नेट होगा, अच्छा मैग्नेट होगा। अब अगर बार मैग्नेट को ले लें हम सोलेनोइड के इक्विवेलेंट, यानी कि सोलेनोइड से कंपैरिजन करें बार मैग्नेट का, तो बार मैग्नेट ऑलरेडी मैग्नेटाइज होती है, जबकि सोलेनोइड में हम उसमें करंट पास आउट करा के उसको टेम्परेरी मैग्नेट बनाते हैं। यहाँ पर कॉइलिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैग्नेटाइज ऑलरेडी होती है बार मैग्नेट, करने की कोई नीड नहीं है यहाँ पर, और कॉइलिंग की भी जरूरत नहीं है क्योंकि करंट ही नहीं चाहिए, तो कॉइलिंग करके हम क्या करेंगे। सो बार मैग्नेट में जो फॉर्मूला हमारा बनता है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m/r³। वैसे जनरली अगर हम सोलेनोइड की बात करें तो वहां आती थी NIA। N जो था नंबर ऑफ टर्न्स था, I करंट था और A था एरिया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, करंट नहीं है और एरिया भी नहीं है इसका, एरिया भी नहीं है, मतलब इक्विवेलेंट एरिया नहीं है, इसी वजह से हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से, मैग्नेटिक मूवमेंट से इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m/r³। तो r जितना है अगर P पॉइंट पर हमें निकालना है तो उतना हम r डाल देंगे एंड वी हैव गेट द आंसर, वी विल गेट द आंसर। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही हैं, बट उसमें हमने डाल दिया है डाइपोल। डाइपोल भी कैसा डाला है कि हमने एक मैग्नेटिक नीडल डाल दी है, जो कि कंपास की मैग्नेटिक नीडल है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में
और वो 90 डिग्री भी नहीं है, ना ही उसके पैरेलल है, बल्कि टेंजेंशियल कंपोनेंट रहेगा। यानी कि कोई ना कोई एंगल दोनों के बीच, मैग्नेटिक फील्ड के बीच और जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो रहा है कंपास का, कंपास की नीडल का, उसके बीच में कोई ना कोई एंगल जरूर रहेगा। अब नॉर्थ से साउथ की तरफ जो डायरेक्शन जा रही है, अब जो कंपास का नॉर्थ पोजीशन होगा और कंपास का साउथ पोजीशन होगा, वो दोनों उल्टे डायरेक्शन में भागेंगे। एक जाना चाहेगा इधर राइट साइड, तो एक जाना चाहेगा लेफ्ट साइड। तो अब दोनों जाना चाहेंगे, अगर एक फॉरवर्ड जा रहा है तो दूसरा बैकवर्ड जाएगा ही जाएगा, उसको मजबूरी है बैकवर्ड जाना पड़ेगा। तो उसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन में अब घूमेंगे, कपल ऑफ फोर्स एक्ट करेंगे, तो ये कपल ऑफ फोर्स की वजह से ये टॉर्क लग जाएगा और टॉर्क की वजह से ये मूव करने की कोशिश करेंगे। टॉर्क जो लगेगा वो m क्रॉस b लगेगा, दैट m इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट जो कि नीडल का हो रहा है, और b जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेट्यूड में अगर देखें तो एम बी साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, थीटा क्या है, जो एंगल है मैग्नेटिक मूवमेंट का और मैग्नेटिक फील्ड का। अब जब ये घूमना शुरू करेगी तो इसको पीछे भी कोई खींचेगा, क्योंकि ये रेस्ट पर थी और रेस्ट से ये मोशन में नहीं जाना चाहेगी, ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन के थर्ड लॉ से अगर हम देखें तो वेन एवर अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट अंटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, अगर उसे कोई रोकता टोकता नहीं है तो वो मोशन में रहेगी। ऐसे ही अगर ये रेस्ट पर थी तो पहले ये रेस्ट पर रहना चाहेगी, पहले रेस्ट पर रहना चाहेगी। तो रेस्ट पर रहने के लिए एक इसको रिस्टोरिंग टॉर्क चाहिए जो कि उसी मैग्नेट्यूड का हो और इस नीडल पे लग रहा हो, दैट इज माइनस ऑफ एम बी साइन थीटा। ऑपोजिट इन नेचर बट मैग्नेट्यूड सेम। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक नीडल है वो मूव करेगी ऑपोजिट पोल, क्योंकि नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, क्योंकि जहाँ नॉर्थ पोल है उसकी तरफ साउथ भागेगा और जहाँ साउथ पोल है उसकी तरफ नॉर्थ भागेगा। तो उसकी वजह से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हमें देंगे। अब अगर इक्विलिब्रियम की पोजीशन दे दें कि मैग्नेटिक नीडल जो है वो ना आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है, तो उस पोजीशन में हमारा जो जी डी स्क्वायर थीटा, जो जी है वो इनर्शिया का ही साइन है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अब ये थीटा अपॉन टी, वैसे हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो हम एस अपॉन टी करते हैं, एस अपॉन टी या डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट यहाँ पर एंगल में डिस्टेंस बढ़ रहा है तो एंगल अपॉन द टाइम, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया। अब एम बी साइन थीटा के इक्वल रखेंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं, एक आगे जाने को मजबूर कर रहा है और एक पीछे आने को मजबूर कर रहा है। स्मॉल वैल्यूज के लिए अगर साइन थीटा की बहुत छोटी वैल्यूज हैं, छोटी जगह में इसका काम हुआ है, तो हम साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिख के काम चला सकते हैं। सो डी स्क्वायर थीटा इज अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी थीटा अपॉन आई। आई लिख लें या जी लिख लें, ये करेगा काम इनर्शिया का। अब इनर्शिया यहाँ पर मेन कंपोनेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जो पॉइंट बी है, अगर हम को ध्यान से देखें, इसको ध्यान से देखें, सो दैट इज द पॉइंट बी एंड दैट इज द पॉइंट ए। तो अगर ये बी तक मूव करेगा, यहाँ लिखा भी हुआ है कि अगर बी तक मूव करेगा, वो मूव करेगा मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से। तो ये अगर कंपास की नीडल जो है वो चलकर इधर से इधर आती है, चलकर इधर से इधर आती है, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से, मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से, एमएम की वजह से। बट इससे आगे भी ये जाएगी, इससे आगे भी ये जाएगी। अब ये किसकी वजह से, ये क्योंकि अब मोशन में हो गई है, ये हो गई है मोशन में। ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया ये बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ चली जाएगी, क्योंकि अब इसको चलना है, अब इसको नहीं रुकना, तो ये चली जाएगी अब बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो अब इनर्शिया बढ़ गया। अब इनर्शिया क्या कहता है कि रिस्टोरिंग टॉर्क लग रही है तो वापस जाओ, अब वापस जाओ, तो वापस जाएगा ये, तो ये होगी एक ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन। ठीक है, ये एक ऑसिलेशन ऐसे ऐसे करके इसकी ऑसिलेशन होती रहेंगी। अब एम बी साइन थीटा जो माइनस में है उसको हम क्या लिख सकते हैं, जो एम बी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स, फोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो लग रही है वो फोर्स लग रही है, इक्वल में फोर्स लग रही है, फोर्स की वजह से वो मूव कर रहा है। अपॉन में जो इनर्शिया है, इनर्शिया क्या है, मास का एक फैक्टर है,
तो हम इसको मास से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फोर्स अपॉन मास इंटू थीटा दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू थीटा। फोर्स क्या होती है एम ए, तो फोर्स अपॉन एम क्या हुआ एक्सेलरेशन। तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए थीटा एंड दैट सिंपली रिप्रेजेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगुलर एक्सेलरेशन के। अब ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, ये पढ़ी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। जो पेंडुलम का मोशन होता है वो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको हम कहेंगे ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, जो टू एंड फ्रो मूव करे एक मेन पोजीशन के अराउंड, एक मेन पोजीशन उसकी है उसके अराउंड ये टू एंड फ्रो मोशन करे, यानी कि आने और जाने का मोशन करे एक एक्सेलरेशन के जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। अगर वो मेन पोजीशन जितने डिस्प्लेसमेंट करता है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जितनी ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। और ये जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज उसी पोजीशन के तरफ होगी। अब यहाँ पर जो पोजीशन बन रही है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये पूरा टाइम पीरियड लगाएगा। अब पूरा टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है दैट इज 2 पाई इनटू में अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर जो कि हमारा मास है, इनर्शिया फैक्टर जो कि हमारा जी है, और फोर्स वेक्टर जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है दैट इज एम बी। तो एम बी दैट इज 2 पाई इंटू अंडर रूट आई अपॉन एम बी, और बी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर। दैट्स इट। अगला टॉपिक हमारे पास आता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म गॉस लॉ में अब क्या काम निभाएगी, क्योंकि गॉस लॉ ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी अच्छा काम करा है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो कहता था कि जो टोटल फ्लक्स है वो चार्ज अपॉन परमिटिविटी के इक्वल होगा, यानी कि जितना चार्ज ज्यादा हो रहा है उतनी ही ज्यादा फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स क्या होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप बनाती हैं, और एक क्लोज लूप में हमने किरचॉफ लॉ में भी पढ़ा है कि करंट की वैल्यू 0 होती है, और करंट की वैल्यू अगर 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी 0 है, तो करंट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, और करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं प्रोड्यूस हो रही, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस हो रही तो मैग्नेटाइजेशन कहाँ से प्रोड्यूस होगा। सो दैट इज इक्वल टू बी डॉट डी इज इक्वल टू 0। अगला टॉपिक हमारे पास है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ क्योंकि एक मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं हम इसको, बहुत बड़े साइज की मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अर्थ के अंदर भी अपना मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, अर्थ का भी एक अपना मैग्नेटिक बिहेवियर है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 10⁻⁻5 टेस्ला के बराबर है। अगर हम कुछ भी चीज़ ले लें तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी। अगर एक हम आयरन रॉड ले लें तो वो भी एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी, बिकॉज अर्थ में मैग्नेटिज्म है। अब इसके तीन पॉसिबल कारण माने जाते थे, बट उसमें से आज तक जो है वो एक ही सही तरीके से काम करता है। तो पहला कारण क्या था कि ये माना जाता था कि अर्थ के अंदर ही पहले से, जब से अर्थ बनी है उसके अंदर ही एक बड़ा सा बार मैग्नेट पहले से है, बट ये थ्योरी कुछ समय के बाद फेल हो गई, क्योंकि अर्थ के अंदर कैसे कोई बार मैग्नेट रह सकता है, और अगर होता भी होगा तो अर्थ के बाहर वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों शो करेगा। अर्थ के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये पता चला है, और अगर बाहर होती है तो अंदर बार मैग्नेट का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। मान लिया अंदर नहीं होता, अगर नहीं होता तो अंदर गर्मी तो होती है, उसकी वजह से जो बार मैग्नेट है वो मोल्टन स्टेट्स में होगा। अगर मोल्टन स्टेट्स में होगा तो उसकी आयंस होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से अगर वो मूव भी करते हैं इनसाइड द अर्थ तो वो प्रोड्यूस करेंगे करंट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिज्म। बट जो चार्ज हैं वो इक्वल अमाउंट में होंगे, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, वो अपने आप में नलीफाई कर देंगे, तो चार्ज भी नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा तो करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगी। इसी को हम कहेंगे डायनेमो इफेक्ट इसको कहा जाता था।
अब तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण ये आया कि एटमॉस्फेयर में काफ़ी कुछ गैसेस होती हैं। गैसेस के अपने आयंस होते हैं। गैसेस के जो आयंस हैं अगर वो मूव करेंगे, इनके ऊपर चार्ज मूव करेगा, तो चार्ज जो एटमॉस्फेयर में मूव कर रहा है वो भी करंट बना रहा है। वो भी अगर करंट बना रहा है तो करंट वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, और करंट के साथ साथ मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से ये थ्योरी निकल कर आती है कि एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमारा अर्थ के सरफेस पर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। सो ये थ्योरी अब तक मानी जाती है। बात आती है अर्थ के मैग्नेटिज्म की। अब जो अर्थ में मैग्नेटिज्म हमने देखा जो प्रोड्यूस हो रहा है वो नॉर्मल से 11.3 डिग्री टिल्टेड है। जो नॉर्मल अर्थ का इंटरफेस है जो कि 90 है, 180 है, 270 है, 360 है, बट उससे वो टिल्टेड है, वो सीधा नहीं है। जैसे कि यहाँ हमने देखा कि ये जो हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, इसमें जो अर्थ का एक्चुअल यहाँ पर मैग्नेटिक पोल है, या जो कहेंगे हम नॉर्थ पोल है, वो है नॉर्थ ज्योग्राफिक जो है 90 डिग्री पर, जो अर्थ के सरफेस से 90 डिग्री है। बट और जो साउथ पोल है वो भी नीचे 90 नहीं कहेंगे, 270 डिग्री पर है। बट जो मैग्नेटिक हमें नॉर्थ पोल मिल रहा है वो टिल्टेड है 11.3 डिग्रीज नॉर्मल से। अब टिल्टेड यहाँ पर जो है वो टिल्टेड यहाँ पर जो हमारा बन रहा है, टिल्टेड को कहेंगे हम नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल। इसकी वजह से इक्वेटर भी अपना 11.3 डिग्री खिसक जाएगा अपनी जगह से। इसकी वजह से इक्वेटर भी अपनी जगह से खिसक जाएगा, जो कि हो जाएगा ज्योग्राफिक इक्वेटर। उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। और जो हमारा 0 डिग्री पर इक्वेटर है दैट इज ज्योग्राफिक इक्वेटर। अब जो हमारा टिल्टेड है दैट इज उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होंगे। लैटिट्यूड आर दिस और लॉन्गिट्यूड आर दिस। तो लैटिट्यूड है 79.74 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड है 71.8 डिग्री वेस्ट। आप बात करते हैं तो साउथ पोल की, तो साउथ पोल के जो coordinates and that is 79.74 degrees south, just like 79.74 degree north, और same to same यहाँ पर longitude 108.22 degrees south, not south, that is west, that is east पर हमारे ये coordinates जनरली ये कोऑर्डिनेट्स देखे जा चुके हैं। अगर हम इस कोऑर्डिनेट्स पर जाते हैं तो हमें नॉट ज्योग्राफिक दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल देखने को मिलेगा। अब जो यहाँ पर हमें देखने को मिला एक कॉन्टेक्स्ट में कि जो हमारी अर्थ है यहाँ पर नॉर्थ मैग्नेटिक है और यहाँ पर साउथ मैग्नेटिक है। नॉर्थ मैग्नेटिक में जो लाइंस हैं वो आती हैं, यहाँ पर हमें ये देखने को कॉन्सेप्ट मिला कि नॉर्थ मैग्नेटिक से ये लाइंस आ रही हैं और साउथ मैग्नेटिक से जा रही हैं। बट इन केस ऑफ बार मैग्नेट हमारे पास क्या होता था, बार मैग्नेट में हमारे पास ये लाइंस नॉर्थ से नहीं आती थी, ये लाइंस आती थी साउथ से। ये लाइन आती थी साउथ से। अब साउथ से अगर लाइन आती थी तो साउथ ये रहा, अगर नॉर्थ पोल ये रहा तो साउथ ये रहा, तो साउथ से आती थी और नॉर्थ की तरफ जाती थी। ठीक है, ऐसा होता था। तो अगर हम मैग्नेटिक कंपास को यूज कर रहे हैं तो ये क्या शो करेगा, हमें ये शो करेगा जहां पर हमारा नॉर्थ पोल शो कर रहा है कंपास, वहां पर एक्चुअली में साउथ पोल है, और जहां हमारा कंपास साउथ पोल शो कर रहा है वहां एक्चुअली में नॉर्थ पोल है। क्योंकि जो अपोजिट पोल है वो मैग्नेटिक पोल के अपोजिट में जाएंगे। जहां नॉर्थ है वहां साउथ जाएगा कंपास का, और जहां साउथ है वहां नॉर्थ जाएगा कंपास का। तो ये वाइस वर्सा में ये एक्ट करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड डिप। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेरे पास। ये जो दो टॉपिक्स हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड डिप और मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डिप एंड डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड डिप। अब उससे पहले हमारे पास दो टॉपिक्स आते हैं, दैट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ज्योग्राफिक मेरिडियन हमें क्या कहता है कि जो हमारी अर्थ का सरफेस है उसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हमारे पास है, नॉर्मल एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसपे अर्थ रोटेट कर रही है,
नॉट इमेजिनरी, जिसमें अर्थ एक्चुअली रोटेट कर रही है, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो उसके बाहर का सरफेस है दैट इज सर्कुलर सरफेस, उसको हम मिला दें, जो एक्चुअल सरफेस ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो हमारे पास बाहर का सरफेस आता है अर्थ का, इसको हम मिला दें तो हमारे पास ये बनता है ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफी के हिसाब से तो ये सटीक बैठता है। अब बात आती है मैग्नेटिक मेरिडियन की। मैग्नेटिक मेरिडियन ये कहता है कि जो हमारा इमेजिनरी सरफेस है, दैट इज इमेजिनरी सरफेस, और इमेजिनरी हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि अर्थ ऐसे टिल्टेड फॉर्म में तो कभी रोटेट नहीं करती, तो ये इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इमेजिनरी ही ये ज्योग्राफिक या जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ को जोड़ रही हैं, जो वो लाइंस हैं जो अर्थ के सरफेस से जा रही हैं ऐसे ऐसे करके वो सर्कुलर फॉर्म में। तो ये जो जोड़ रही हैं लाइन, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इमेजिनरी है, वर्टिकल में है, इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको हम कह देंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। सो दैट इज द टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब जो हमारे पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आती है वो इन दोनों को मिलाकर आएगी। अब जो हमारे पास अर्थ सरफेस पर अगर मान लें ये दो चीजें हैं, यहाँ पर नॉर्थ ज्योग्राफिक है, दैट इज नॉर्थ मैग्नेटिक है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल है दैट इज जनरली 11.3 डिग्रीज का है, और इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, क्योंकि डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन यानी कि तिरछा हो गया, अपनी नॉर्मल पोजीशन से ये डिक्लाइन हो गया, झुक गया, तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम करेंगे डिनोट डी से, और इसके बीच का जो थीटा है उसको हम कहेंगे दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब डिप का क्या चक्कर है? डिप का चक्कर ये है कि जो डिप है वो एंगल है, ये भी एंगल है। अब ये जो एंगल है ये कौन कौन बनाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के सरफेस के साथ जो मैग्नेटिक एंगल बनाती है उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक डिप, या सिंपली सो उसको हम कहेंगे डिप। अब डिप जो एंगल है वो इस डायग्राम से हमें ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है कि जो एंगल है, यहाँ पर पहली बात तो ये है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ मैग्नेटिक, और ये जो कंपोनेंट है ये ZE कंपोनेंट है जो कि अर्थ के सरफेस से निकल रहा है, ये सरफेस से निकल रहा है। अब ये जो अर्थ का सरफेस है इससे जो हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट निकलेगा, अर्थ के सरफेस के एंगल में ये कंपोनेंट निकलेगा, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है वो अर्थ के इस साइड पर जाएगा, दैट इज BE। अब जो ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज HE है, और जो हमारे पास ये कंपोनेंट है दैट इज BE है, इसके बीच का जो एंगल है दैट इज द एंगल ऑफ डिप, दैट इज द एंगल ऑफ डिप। तो ये हमारे पास डिप का एंगल रहेगा, दैट इज द एंगल ऑफ डिप। क्योंकि अगर एक सीधा सीधा अगर हम अर्थ के सरफेस पर आ रहे हैं तो वो आके जो डिक्लिनेशन यानी कि जो डिप होगी आकर जो, यानी कि अर्थ के सरफेस अगर है ऐसा, तो अगर यहाँ पर कोई चीज़ आ रही है तो वो यहाँ पर आकर जो नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि यहाँ पर आने की तरफ ये ऐसे जाएगी ना कि ऐसे जाएगी, तो यहाँ जो डेविएशन हो रहा है इसका दैट इज कॉल्ड डिप, दैट इज कॉल्ड डिप। सो इसको हम कहेंगे डिप। अब डिप का जो एंगल है वो पहले तो ZE का जो एंगल है, ZE जो एंगल है दैट इज दिस, ZE जो एंगल है, HE जो एंगल है वो है ये, तो ये साइन I रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर साइन ऑफ दैट एंगल I, और यहाँ पर कॉस ऑफ एंगल I, और अगर इन दोनों को हम एज अ रेशियो में लिख लेते हैं तो दैट इज ZE अपॉन में HE, दैट इज tan I, एंड दैट इज द एंगल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो दैट इज द डिप। अगर बात करें तो ये जो तीन कंपोनेंट हमने पढ़े, मैग्नेटिक डिप, डिक्लिनेशन, और ये जो हमारा टर्म है दैट इज, ये जो हमारा टर्म है दैट इज दिस। तो ये जो हमारे पास तीन कंपोनेंट हैं ये तीनों मिलकर बनाते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनकी हैं, वो तीन ये मेन कंपोनेंट्स बन जाते हैं।
दैट इज दिस। अब बात आती है आगे मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, क्योंकि ये दो टर्म्स ये आखिरी टॉपिक होने वाले हैं इस चैप्टर का, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। सब जो मैग्नेटाइजेशन है हमारे पास, मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन ये है द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट वो होता है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो मूव जरूर करेंगे, और अगर वो मूव करेंगे तो वो करंट प्रोड्यूस करेंगे। करंट से बनता है मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म से बनता है मैग्नेटिक मूवमेंट। जैसे कि हमने नीडल के केस में देखा था, जो नीडल मूव करती है वो ड्यू टू मैग्नेटिज्म मूव करती है, और वही उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। तो अब यहाँ पर जो पूरा मैग्नेटिक मूवमेंट है, अगर हम उसको पर यूनिट वॉल्यूम से ले लें, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मैग्नेटिक मूवमेंट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और एम का जो फॉर्मूला है वो है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एम नेट अपॉन वी। और एम नेट का हमने फॉर्मूला पहले से किया हुआ है, दैट इज एन आई ए, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट है, और ए है एरिया। दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके यूनिट्स हैं एम्पेयर मीटर इनवर्स, एम्पेयर मीटर इनवर्स, क्योंकि एन आई ए है, नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं है, करंट का जो यूनिट है। अब ये जो यूनिट्स हैं वो नीचे मैग्नेटिक इंटेंसिटी के यूनिट्स हैं, दैट इज दिस। ये जो हमारे पास आएगा मैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि ये जो यूनिट्स हैं वो एम्पेयर पर मीटर है ना, तो एम्पेयर तो करंट हो गया, अपॉन में मीटर जो हो जाए लेंथ में आएगी हमारे पास, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होगी। अब बात आती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन हो गया, अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी पर आता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, ये एबिलिटी होती है एक मैग्नेटिक फील्ड की। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो उसे मैग्नेटाइज कर सकता है, या फिर अगर हम किसी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो हमें कुछ और चीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें मैग्नेटाइज करना है एक ऑब्जेक्ट को इन प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैपेबल होगी, इतनी इंटेंसिटी की होगी कि वो एक ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज कर पाए, तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जितनी उसकी इंटेंसिटी होगी दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम एच वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। एच की वैल्यू है एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पर, और आई करंट है। अब इसको हम फॉर्मूले को एच इज इक्वल टू एन आई को बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ फॉर्मूला है हमारे पास सोलेनॉइड के फेस में। सो म्यू नॉट बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और एन आई की जगह हम रख देंगे एच, तो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, और एच की वैल्यू जो बन जाएगी वो बी नॉट अपॉन म्यू नॉट बन जाएगी। म्यू नॉट कॉन्स्टेंट होता है, इसी वजह से एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, और इसी को हम कहेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो इंटेंसिटी है दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और जे एम नेट को हमने एन आई ए लिखा था, एन आई ए, तो यहाँ पर एन आई ए, और जो ए है या जो कैपिटल एन है वो स्मॉल एन से सब्सिट्यूट होगा। जो स्मॉल एन है दैट इज एन अपॉन कैपिटल एन अपॉन में एल, तो कैपिटल एन अपॉन में एल लिख देंगे, और नीचे जो वॉल्यूम है उसको हम लेंथ इंटू एरिया लिखते थे, तो वो हम लिख देंगे डायरेक्टली। अगर एरिया से उसको मल्टीप्लाई कर दे तो दैट इज लेंथ। एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, और एन अपॉन एल को वापस से हम स्मॉल एन लिख देंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एन आई, एन आई। अब इसको हम अगेन फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्योंकि एम की जो वैल्यू है वो अब एन आई आई है, तो जहाँ पर एन आई यूज होता था दैट इज बी एम। ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस करेंगे करंट के पासिंग आउट से, दैट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि प्रोड्यूस जितनी कर रहे हैं, तो दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। तो म्यू नॉट एन आई से रिप्रेजेंट करते थे इसको, बट सब्स्टिट्यूट एन आई का कर दिया हमने एम से, तो म्यू नॉट एम से अब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, पहले हमने बी नॉट निकाला, अब हमने बी एम निकाला, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी बी नॉट बी टी बी टोटल, तो म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। अब यहाँ पर एच है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एम है हमारे पास मैग्नेटाइजेशन। अगली बात आती है रिलेटिव परमिएबिलिटी की। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी हमने देख लिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, ये हो गई फ्री स्पेस की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब अगर कोई और मीडियम है तो हम उसको रिलेटिव टर्म में ले आएंगे, इसे कोई यूनिट्स नहीं होंगे, बस ये रिलेटिव में रखकर उसके इन कंपैरिजन में रखकर कितनी हमारे पास परमिएबिलिटी आने वाली है। ये रेशियो है परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी टू द फ्री स्पेस और टू द मीडियम, म्यू नॉट म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू जो हमें दी हुई है क्वेश्चन में दी हुई है और म्यू नॉट है फ्री स्पेस की, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, तो म्यू आर निकलेगी रिलेटिव परमिएबिलिटी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या कहती है, मैग्नेटिक मटेरियल जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा रिस्पॉन्स करता है। अगर कोई भी बार मैग्नेट, कोई भी सोलेनॉइड करंट पास कर रखा है, उसको हम एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो वो कैसा रिस्पॉन्ड करेगी, जो इसकी वैल्यू है वो डायरेक्टली हम निकालते हैं मैग्नेटाइजेशन अपॉन में मैग्नेटिक इंटेंसिटी से, यानी कि m अपॉन एच से इसकी वैल्यू निकलती है। जो मैग्नेटाइजेशन लग रहा है, जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हो रहा है, और जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन फील्ड की इंटेंसिटी है, उसको हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी। एक और टर्म आती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये हमें बताती है कि कितनी आसानी से हमारी जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, कितनी आसानी से मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकलती है म्यू एच और ये इक्वल है म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम के, दोनों को हमने एक तरीके से रखने के लिए तो एच से दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को दोनों एच से डिवाइड कर दिया। सो म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एम अपॉन एच। एम अपॉन एच को हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से रिप्लेस कर देंगे, सो म्यू की जो वैल्यू आएगी दैट इज म्यू नॉट 1 प्लस साई कहते हैं इसको, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को। अब जो म्यू है वो म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट आर, जो कि ये फॉर्मूला था हमारे पास जनरली, ये जो फॉर्मूला है इसको हम डायरेक्टली नीचे पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो म्यू नॉट है उसको हम इधर लेगा तो म्यू की वैल्यू बन गई है, म्यू की वैल्यू बन गई म्यू आर म्यू नॉट, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, तो ये वैल्यू बन गई। ये वैल्यू हमने नीचे पुट करनी है, ये वैल्यू हमने नीचे पुट करनी है, यहाँ बार पुट कर दी तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस साई म्यू आर, क्योंकि म्यू नॉट कैंसिल हो गए तो म्यू आर की जो वैल्यू निकली वो अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू हमें पता है तो हम उसमें एक प्लस कर देंगे, हमें रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, क्योंकि ये रिलेटिव है म्यू आर है यहाँ पर, तो ये रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बन जाएगा हमारे पास। अब जो हमने बी निकाला था म्यू नॉट इंटू 1 प्लस साई एच, एन आई की जगह हम यहाँ पुट कर रहे हैं, म्यू आर की जगह म्यू नॉट म्यू आर, सो म्यू आर अगर पुट करें तो म्यू नॉट म्यू आर एच, बी की वैल्यू बन गई। बट म्यू आर क्या होता था, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट, सो डायरेक्टली हम इसको पुट कर देंगे इसमें, सो बी की क्या वैल्यू बनेगी दैट इज म्यू नॉट म्यू अपॉन में फिर म्यू नॉट और इनटू में एच, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, सो सिर्फ म्यू एच की सिर्फ यहाँ पर बच गया, सो दैट इज द रिमेनिंग टर्म दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सो कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ 10 फॉर्मूले टोटल हुए, 10 फॉर्मूलेज हुए हैं, उसको हम जल्दी से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं।
Number one, that is magnetic permeability. मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यहाँ पर रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी आ गया। अगेन ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पर हमारे पास म्यू की जो वैल्यू आई वो आ गई 3। अगेन यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ गई 4। यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी आ गई 5। 5 फॉर्मूला हो गए, 5 फॉर्मूला हो गए। यहाँ पर हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ये 6 फॉर्मूला हो गए हमारे पास। यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन आ गई, तो यहाँ पर 7 फॉर्मूला हो गए हमारे पास। ये H की जो वैल्यू निकली यहाँ पर हमारे पास 8 फॉर्मूला हो गए। बी नॉट की जो वैल्यू निकली वो 9 फॉर्मूला हो गए हमारे पास। एंड जो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला निकला था उसको कुल मिलाकर हमारे पास 10 टोटल फॉर्मूलाज हो गए। और यही 10 टोटल फॉर्मूलाज को अगर हम याद कर लें तो हमें किसी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड द टॉपिक्स कवर्ड इन दिस वीडियो। और इस फॉर्मूला को अगर फॉर्मूला शीट बना के हम यूज करें तो डेफिनेटली हमारे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स तो टिप्स पर सॉल्व भी हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल्सो द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि ये वीडियो इस एपिसोड में वन शॉट में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि छोटा चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर जो इज चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको भी आई थिंक हम एक सिंगल शॉट में खत्म कर देंगे। सो follow Rewind version 2.0 and ready for mission 2021. Thank you so much.